नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ITI एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों हम PGCIL जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रीशियन के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। आज की सीरीज होने वाली है सेल्स एंड बैटरीज पे। तो दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज बैटरी रेटिंग। निम्नलिखित में से किसे बैटरी रेटिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों बैटरी की रेटिंग्स वो नंबर होते हैं जो हमें बताते हैं कि वो बैटरी कितनी देर तक चलेगी और वो बैटरी कितनी दमदार है। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो एक बैटरी में क्या क्या इंपॉर्टेंट मापदंड होने चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों बैटरी रेटिंग को नापा जाता है एम्पेयर आवर्स में, और एम्पेयर आवर्स यानी कि एम्पेयर घंटा ये बताता है कि बैटरी कितनी देर तक चलेगी। जितना ज्यादा एम्पेयर घंटा होता है या जितना ज्यादा एम्पेयर आवर होता है उतनी देर तक बैटरी चलती है। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक बैटरी 10 एम्पेयर आवर की है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बैटरी 10 घंटे तक 1 एम्पेयर करंट दे सकती है, या 5 घंटे तक 2 एम्पेयर करंट दे सकती है। ठीक है ना दोस्तों। तो एम्पेयर आवर बताता है कि एक बैटरी की शक्ति या बैटरी कितनी देर तक चलेगी। अब इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैटरी में वोल्टेज। वोल्टेज क्या बताता है? वोल्टेज बताता है कि बैटरी कितनी दमदार है। एम्पेयर आवर्स ने क्या बताया? बैटरी कितनी देर तक चलेगी। और वोल्टेज क्या बता रहा है? बैटरी कितनी दमदार है। जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतनी ही ज्यादा दमदार बैटरी होगी। अगर कोई बैटरी 12 वोल्ट की है, इसका मतलब हुआ कि वो कोई 12 वोल्ट की अप्लायंसेस को या 12 वोल्ट की मशीन को इजीली रन कर सकती है। और लास्ट में आता है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या बताता है? ये बताता है कि बैटरी कितनी कुशल है। जितना कम इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उतनी ही ज्यादा बैटरी एफिशिएंट होगी या उतनी ही ज्यादा बैटरी कुशल होगी, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करेगा? वो करंट को कम करेगा। और दूसरा, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो वो हीट को ज्यादा जनरेट करता है, जिससे बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। तो ये कुछ 3 इसके मुख्य बिंदु हैं। अब हम चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। तो इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। बैटरी रेटिंग को इंटरनल रेजिस्टेंस, वोल्टेज एंड एम्पेयर आवर्स में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, द सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 कंसंट्रेशन इन अ लेड एसिड बैटरी बिकम्स हाईएस्ट व्हेन। एक लेड अम्ल बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का संकेंद्रण सबसे अधिक कब होता है? आपके ऑप्शन हैं ए, द सेल इज फुली डिस्चार्ज, बी, द सेल इज फुली चार्ज, सी, द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज डिस्चार्ज एंड डी, द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज चार्ज। दोस्तों ये एक लेड एसिड बैटरी की रसायन प्रतिक्रिया है या केमिकल रिएक्शन इसे बोल सकते हैं। लेड एसिड बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड होता है जिसे हम H2SO4 कहते हैं, एंड ये बैटरी लेड एसिड बैटरी रिचार्जेबल होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि लेड एसिड बैटरी की रासायनिक प्रक्रिया क्या होगी, तो लेड एसिड बैटरी क्या करती है दोस्तों? ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये आमतौर पर हर एक बैटरी ऐसा ही करेगी। लेड एसिड बैटरी में दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत जरूरी या बहुत उपयोगी चीज होती है। ये एसिड ही बैटरी को चार्ज होने और डिस्चार्ज होने में मदद करता है। अब सवाल ये आता है कि इस बैटरी का लेवल सबसे ज्यादा कब होता है? देखिए, जब बैटरी का हम इस्तेमाल करेंगे तब बैटरी आपकी डिस्चार्ज होगी। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसमें दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें 2 प्लेट्स होती हैं, एक नेगेटिव प्लेट एंड दूसरी पॉजिटिव प्लेट। पीबी यानी कि लेड नेगेटिवली इलेक्ट्रोड होता है, एंड लेड ऑक्साइड PbO2 इसे लेड ऑक्साइड बोलते हैं, ये पॉजिटिव प्लेट या एनोड होता है। और जब बैटरी डिस्चार्ज होती है दोस्तों तब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करते हैं। यहाँ से ये इस डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। एंड दोस्तों जब बैटरी पूरी तरीके से चार्ज होती है, व्हेन द बैटरी इज फुली चार्ज, उस कंडीशन में लेवल ऑफ H2SO4 इज हाईएस्ट, यानी कि जो सल्फ्यूरिक एसिड का लेवल होगा वो सबसे ज्यादा हाई होगा। और जैसे ही सेल डिस्चार्ज होना शुरू होगा तो उसका कंसंट्रेशन या उसका गाढ़ापन कम होता जाएगा और बैटरी का वोल्टेज लेवल भी डिस्चार्ज होने पर डिक्रीज होगा। सीसा अम्ल का हम कंसंट्रेशन कैसे नापते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी से हम इसका कंसंट्रेशन नापते हैं। और एक फुल्ली चार्ज बैटरी में 35% होता है आपका H2SO4 एंड 65% मिक्सचर होता है वाटर का। इस चीज को आप याद रखना। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि इसका कंसंट्रेशन लेवल या इसका कंसंट्रेशन परसेंटेज कितना होगा, तो वो होता है 35:65%।
और जब सेल पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाता है तो एसिड पानी से मिलकर पतला हो जाता है या डाइल्यूट हो जाता है, इसलिए इसका लेवल उस समय सबसे कम होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे लेड एसिड बैटरी के। सो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल का संकेंद्रण सबसे अधिक तब होता है जब सेल फुल्ली चार्ज होता है। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी सेल हैज द लोएस्ट वोल्टेज। निम्नलिखित में से किस प्राथमिक सेल में सबसे कम वोल्टेज होता है। आपके ऑप्शन है ए लिथियम, बी जिंक क्लोराइड, सी मरकरी, डी कार्बन जिंक। दोस्तों सिंपल वोल्टेज सेल को हम प्राइमरी वोल्टेज सेल भी कहते हैं। प्राइमरी सेल की लाइफ अराउंड 1 साल तक की होती है। इसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों वोल्टिक सेल, डैनियल सेल, ड्राई सेल एक्सेट्रा। दोस्तों एक मैंने टेबल बनाया है वोल्टेज रेंज का और बैटरी टाइप का। कार्बन जिंक का जो वोल्टेज रेंज होती है वो अराउंड 1.25 से लेके 1.55 होती है। आप कहोगे सर कि ये वोल्टेज रेंज इतनी वेरी क्यों कर रही है। देखिए बैटरी की वोल्टेज रेंज टेम्परेचर, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है, तो उसकी वोल्टेज रेंज वेरी हो सकती है। जिंक क्लोराइड की वोल्टेज रेंज होती है 1.5 से लेके 1.65 तक की। मैग्नीज एल्कलाइन की होती है 1.55 से 1.65 तक की। सिल्वर ऑक्साइड की होती है 1.55 से 1.85 तक। लिथियम की काफी ज्यादा होती है 3 से लेके 3.7 तक। एंड मरकरी की होती है 1.35 से लेके 1.45 तक। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो सबसे कम वोल्टेज रेंज किसकी है दोस्तों, कार्बन जिंक की, जिसकी वोल्टेज रेंज है 1.25 से लेके 1.55 तक की। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ फुल्ली चार्ज लेड एसिड बैटरी। किसी पूर्णतया आवेशित सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा। दोस्तों लेड एसिड बैटरी में स्पेसिफिक ग्रेविटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है जो ये बताती है कि बैटरी कितनी चार्ज है। ये पानी की तुलना में बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट या एसिड का घोल का वजन दर्शाती है। पूरी तरह से चार्ज हुई बैटरी में स्पेसिफिक ग्रेविटी सबसे ज्यादा होगी। लेड एसिड बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व या स्पेसिफिक ग्रेविटी दोस्तों आमतौर पर होती है 1.280। इसका भी एक टेबल हमने रेडी कराया है। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग स्पेसिफिक ग्रेविटी में इसका स्टेट ऑफ चार्ज क्या होगा। जब 1.13 लेड एसिड बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी तब ये पूरी तरीके से डिस्चार्ज होगी। 1.19 पर ये 25% लगभग चार्ज होगी। 1.22 में ये 50% लगभग चार्ज होगी। 1.25 में 75% चार्ज होगी और 1.28 में ये 100% चार्ज होगी। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि लेड एसिड बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी तब क्या होगी जब वो पूरी तरीके से डिस्चार्ज है, तो आंसर होगा दोस्तों उसका 1.13। तो ये रीडिंग्स आप याद कर लेना। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 है अ पीसी कंज्यूमिंग 100 watt is to be operated on a UPS. The UPS uses a 12 watt 100 ampere hour battery. Assuming unity power factor, what is the backup time of this unit? किसी यूपीएस पर 100 वाट की खपत करने वाला एक पीसी संचालित किया जाता है। यूपीएस 12 वोल्ट 100 एम्पेयर आवर बैटरी का उपयोग करता है। एक तत्व पीएफ मानकर इस इकाई का पूर्तिकर समय बैकअप समय क्या होगा। अभी हम पहले भी पढ़ चुके थे कि बैटरी की कैपेसिटी को हम एम्पेयर आवर्स में नापते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में AHB बोलते हैं। बैटरी की कैपेसिटी क्या होगी दोस्तों, वो होगी करंट डिलीवर मल्टीप्लाई बाय बैकअप टाइम। और पावर कंजप्शन कितना होता है, पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, वो होता है VI cos phi। V होता है दोस्तों इसमें वोल्टेज, I करंट और cos phi पावर फैक्टर। हमें दोस्तों पावर गिवन है 100 वॉट, वोल्टेज 12 वोल्ट, करंट की वैल्यू को निकालना है और पावर फैक्टर ये cos phi की वैल्यू है यूनिटी यानी कि 1। तो दोस्तों I आ जाएगा 100/12। अब बैटरी का बैकअप टाइम क्या होगा दोस्तों, तो जो ये वाला फॉर्मूला था बैटरी कैपेसिटी इक्वल्स टू करंट डिलीवर्ड इनटू बैकअप टाइम, तो यहाँ से हम बैकअप टाइम निकाल सकते हैं। बैकअप टाइम हो जाएगा बैटरी कैपेसिटी अपॉन में करंट डिलीवर्ड। बैटरी कैपेसिटी कितनी है इसकी 100 एम्पियर आवर और करंट डिलीवर्ड अभी हमने निकाला है 100/12। तो ये 12 ऊपर चला जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो बैकअप टाइम कितना आ गया दोस्तों 12 घंटे। अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है द बैटरी यूज्ड इन मोबाइल फोन इज रेटेड इन। मोबाइल फोन में प्रयोग किए जाने वाली बैटरी किसमें रेटेड होती है। मोबाइल फोन में जो हम बैटरी की रेटिंग नापते हैं वो नापते हैं मिली एम्पेयर आवर्स में।
आपने कई बार यूट्यूब में भी सुना होगा कि इस फोन की बैटरी 4000 मिली mAh की है या 4000 मिली एम्पेयर आर की है। दोस्तों ये इस बात का माप है कि बैटरी कितनी देर तक चल सकती है, ना कि वो कितनी शक्तिशाली है। अब इसको इस तरह से सोच सकते हैं कि बैटरी एक तरीके की बाल्टी है और mAh ये बताता है कि वो बाल्टी कितनी बड़ी है। जितनी बड़ी बाल्टी होगी उतना ज्यादा पानी होगा और हम उस पानी को उतनी ही देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितनी ज्यादा बैटरी का mAh होगा उतनी ही ज्यादा देर हम फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। वाट किसको नापता है? वाट बिजली की खपत को नापता है। मिली वाट भी आपका बिजली की खपत को ही नापता है, लेकिन छोटे स्केल पर। आर मिली एम्पेयर कुछ भी नहीं होता है। सो इसका राइट आंसर है दोस्तों मिली एम्पेयर आर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ चार्ज स्टेट द NiCd बैटरी हैज डैश इन द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड डैश इन द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। आवेशित अवस्था में NiCd बैटरी की धनात्मक विद्युत राग में डैश और ऋणात्मक विद्युत राग में डैश होता है। NiCd बैटरी को क्या बोलते हैं दोस्तों? निकल कैडमियम बैटरी। इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड निकल हाइड्रोक्साइड होता है NiO2H। ये मटेरियल बैटरी को चार्ज स्टोर करने में मदद करता है। और नेगेटिव इलेक्ट्रोड इसका होता है, इसको हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लिख देते हैं पहले। नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है कैडमियम Cd। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड मटेरियल डिस्चार्ज के दौरान इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है और कैडमियम आयन बनाता है। अगर इसकी एडवांटेज की बात करें तो इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा होता है और इसकी लाइफ भी काफी ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसकी कॉस्ट ज्यादा होती है लेड एसिड बैटरी से। सो इसका ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। सो इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ लिथियम आयन बैटरी ऑफ डैश वोल्ट इज यूज्ड इन मोबाइल फोन। एक मोबाइल फोन में डैश वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी का उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाली लिथियम आयन बैटरी का वोल्टेज आमतौर पर 3.60 वोल्ट के आसपास होता है और इसका उपयोग इसलिए भी किया जाता है लिथियम आयन बैटरी का क्योंकि ये ज्यादा एनर्जी को स्टोर कर सकती है और हाई वोल्टेज को प्रोवाइड करती है। सो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच सेल हैज द लॉन्गेस्ट लाइफ। कौन से सेल का जीवन काल सबसे लंबा होता है? आपके ऑप्शन है ए मरकरी सेल, बी लिथियम सेल, सी कार्बन जिंक सेल, डी एल्कलाइन सेल। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन करा था हमने उसमें वोल्टेज रेंज को पढ़ा था। अब हम इसमें जानेंगे कि इसकी लॉन्गेस्ट लाइफ कितनी होती है या इसका जीवन काल सेल का कितना लंबा होता है। दोस्तों ये इसका टेबल है। वोल्टिक सेल की जो लाइफ होती है वो 3 से 6 महीने की होती है। कार्बन जिंक सेल की लाइफ 3 से 6 महीने की इसकी भी होती है। एल्कलाइन सेल की लाइफ 5 से 10 साल की होती है। मरकरी सेल को काफी कंट्री में बैन करा गया है क्योंकि ये पर्यावरण के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होती है और ये लगभग 10 साल तक चल जाती है। सिल्वर ऑक्साइड सेल की जो लाइफ होती है वो 10 से 12 साल होती है और लिथियम सेल की जो लाइफ होती है सबसे ज्यादा होती है, 10 से 20 साल तक की इसकी लाइफ होती है और इसको सही ढंग से अगर उपयोग किया जाए तो ये और भी लंबा चल सकती है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, द स्टेट ऑफ चार्ज डिस्चार्ज ऑफ अ लेड एसिड बैटरी कैन नोन बाय मेजरिंग। लेड एसिड बैटरी के चार्ज डिस्चार्ज की स्थिति निम्नलिखित के मापन द्वारा ज्ञात की जा सकती है। लेड की चार्ज और डिस्चार्ज की स्थिति स्पेसिफिक ग्रेविटी के द्वारा मापी जा सकती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी की तुलना में इलेक्ट्रोलाइट के वजन का नाप है। दोस्तों जब बैटरी पूरी तरह से चार्ज होगी तो इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी सबसे ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोलाइट इसमें क्या है दोस्तों? H2SO4 का घोल, ये इसका इलेक्ट्रोलाइट है या इसका सॉल्यूशन है। लेड एसिड बैटरी में H2SO4 की स्पेसिफिक ग्रेविटी डिस्चार्ज होने पे सबसे कम होगी। तो हम इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। जब बैटरी फुल चार्ज होगी तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होगी और जब बैटरी डिस्चार्ज होगी तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या नाप रही है? ये नाप रही है पानी की तुलना में इलेक्ट्रोलाइट का वजन। और हमने अभी एक क्वेश्चन करा था कि जब बैटरी फुल चार्ज होती है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है दोस्तों? 1.28 के आसपास। और जब डिस्चार्ज होती है तब उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 1.13 के आसपास। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखना। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, 4 1.5 वोल्ट सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द आउटपुट वोल्टेज इज। 4 1.5 सेल समांतर में जोड़े हुए हैं, आउटपुट वोल्टेज डैश है। मान लीजिए ये हमारे सेल हैं E1 E2 E3, ये सेल तीनों समांतर रूप से जुड़े हुए हैं। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दोस्तों E/R1। R1 यहाँ पे R क्या है? इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, प्लस E/R2 प्लस E/R3 डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो E इक्विवेलेंट निकल के आएगा दोस्तों इक्वल्स टू E
जब सेल समांतर रूप से जुड़े होते हैं तो सारे सेल्स के बीच का जो वोल्टेज होता है वो सेम रहता है। अब क्वेश्चन में आते हैं, 4 सेल लगे हुए हैं 1.5 वोल्ट के। यहाँ पे अगर 1.5 वोल्ट के 4 सेल हैं, ये भी 1.5 वोल्ट का, 1.5 वोल्ट का, 1.5 वोल्ट का, ठीक है। और क्योंकि ये चारों सेल समांतर रूप से जुड़े हुए हैं तो उसका वोल्टेज कितना निकल के आएगा 1.5, क्योंकि समांतर रूप से जुड़े होने पर वोल्टेज हमेशा इक्वल ही रहेगा या इक्विवेलेंट वोल्टेज हमेशा सेम रहेगा। सो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, 5 सेल ईच विद एन ईएमएफ ऑफ 2 वोल्ट and internal resistance of 0.5 ohm are connected in series. The resulting battery will have, प्रत्येक 2 वोल्ट की EMF और 0.5 ओम के आंतरिक प्रतिरोध के साथ 5 सेल श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। परिणाम बैटरी में डैश होंगे। पिछले क्वेश्चन में सेल पैरेलल में कनेक्टेड थे, इस क्वेश्चन में सेल सीरीज में कनेक्टेड है। जब सेल सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो इक्विवेलेंट EMF क्या होता है, वो होता है NE, वेयर एन क्या है, नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल। तो यहाँ पे 5 सेल है, सबका EMF कितना है, 2 वोल्ट का EMF है। तो इक्विवेलेंट EMF कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 सेल 2 वोल्ट, वो आ जाएगा 10 वोल्ट। अब हम बात करेंगे इसके आंतरिक प्रतिरोध यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस की। तो सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है वो हम डिस्कस करते हैं, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस देख लेते हैं, 0.5 ओम का इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो सीरीज में दोस्तों इंटरनल रेजिस्टेंस होता है R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू NR। यहाँ भी N से सेम है, N क्या होता है, नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल। तो 5 सेल है यहाँ पे और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 0.5 ओम। तो दोस्तों ये निकल के आएगा 2.5 ओम। तो 10 वोल्ट और 2.5 ओम इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं दोस्तों, एन EMF ऑफ 10 ओम एंड एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.25 ओम। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, बूस्ट चार्जिंग इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑन। बूस्ट चार्जिंग डैश पर चार्ज करने की प्रक्रिया है। आपके ऑप्शन है, ए लो करंट फॉर शॉर्ट टाइम, बी हाई करंट फॉर शॉर्ट टाइम, सी लो करंट फॉर लॉन्ग टाइम, डी हाई करंट फॉर लॉन्ग टाइम। देखिए बूस्ट चार्जिंग एक तरीके की सुपर चार्जिंग है जो हम इमरजेंसी में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम समय में बैटरी को चार्ज कर देता है। बूस्ट चार्जिंग का मतलब है थोड़े टाइम के लिए ज्यादा करंट देना जिससे बैटरी जल्दी चार्ज हो जाए। लेकिन हमें इसमें यह भी ध्यान रखना होता है कि इसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैटरी में स्ट्रेस पड़ता है और बैटरी जल्दी खराब हो जाती है। सो इसका राइट ऑप्शन होगा बूस्ट चार्जिंग इज हाई करंट फॉर शॉर्ट टाइम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, द वाट आवर एफिशिएंसी ऑफ अ लेड सेल वेरीज बिटवीन डैश एंड डैश। एक लेड सेल की वाट घंटा दक्षता डैश और डैश प्रतिशत के बीच होती है। दोस्तों वाट आवर एफिशिएंसी बताती है कि कुल इनपुट एनर्जी में हम कितनी एनर्जी को आउटपुट में बदल सकते हैं। दोस्तों इसको इस तरीके से समझते हैं कि एक टीचर ने अपना 100% आउटपुट दिया आपको पढ़ाने के लिए, लेकिन आप पेपर में मार्क्स लेके आए 80%। तो ये क्या है, 80% आपकी एफिशिएंसी है, यानी कि आप केवल 80% ही ग्रैब कर सके जो टीचर ने आपको पढ़ाया था। अगर हम बैटरी के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यही इसकी वाट आवर एफिशिएंसी होती है। ये वाट आवर एफिशिएंसी बताती है कि कुल इनपुट एनर्जी में कितनी एनर्जी आउटपुट में बदली। अगर इसका फॉर्मूला देखें तो होता है ये एनर्जी गिवन ऑन डिस्चार्ज अपॉन में एनर्जी इनपुट ऑफ चार्ज, परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। ये इसकी वाट आवर एफिशिएंसी होती है। लेड एसिड सेल की एफिशिएंसी अराउंड 70 से 80% के बीच में होती है। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, फैराडे फर्स्ट लॉ रिलेटिंग टू इलेक्ट्रोलिसिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित फैराडे का पहला नियम को डैश के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। दोस्तों फैराडे का पहला नियम बताता है कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान विद्युत ऊर्जा के प्रभाव में किसी भी इलेक्ट्रोड पर होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन की मात्रा इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से पारित बिजली की मात्रा के समानुपाती होती है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि धातु का वजन यानी कि M इस बात पर निर्भर करेगा कि कितनी बिजली तरल से होकर गुजरी। तो M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। M यहाँ पे क्या है दोस्तों, मास, और Q अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना हमने इसको चार्ज दिया। और अगर हमें प्रोपोर्शनल को हटाना है तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा Z, तो हो जाएगा ZQ। और Q क्या होता है दोस्तों, वो बराबर होता है I इंटू T के, यानी कि करंट और समय के गुणांक के बराबर होता है Q, जिसे चार्ज भी बोलते हैं। सो M हो जाएगा Z इंटू I इंटू T। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, द नंबर ऑफ नेगेटिव प्लेट पर सेल इन अ लेड एसिड बैटरी इक्वल्स टू। एक लेड अम्ल बैटरी में प्रति सेल ऋणात्मक प्लेटों की संख्या डैश के बराबर होती है। एक बैटरी सेल में 2 तरह की प्लेट्स होती हैं, एक पॉजिटिव प्लेट होती है दोस्तों, एक नेगेटिव प्लेट होती है। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, प्लेटों की संख्या हमेशा विषम होती है, हमेशा ऑड होती है, 11, 13, 15, 17, 19। और नेगेटिव प्लेट, नंबर ऑफ नेगेटिव प्लेट इज 1
1 मोर देन नंबर ऑफ पॉजिटिव प्लेट, यानी कि नेगेटिव प्लेट हमेशा पॉजिटिव प्लेट से एक ज्यादा होगी। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि बैटरी इससे ज्यादा कुशलता से काम करती है और ज्यादा बिजली को स्टोर कर सकती है। सो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, द प्राइमरी सेल सच एज ड्राई सेल कंटेन अ रॉड इन द मिडल विच एक्ट एज कैथोड दैट इज सराउंडेड बाय पाउडर मिक्सचर ऑफ डैश एंड डैश केमिकल। शुष्क सेल जैसे प्राथमिक सेल में मध्य में एक छड़ शामिल होता है जो कैथोड के रूप में कार्य करता है, जो डैश और डैश रसायनों को चूर्णित मिश्रण द्वारा घिरा होता है। दोस्तों ये कार्बन रॉड होती है वो किसकी बनी होती है? कोयले की बनी होती है, यहाँ इसमें कोयला होता है। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है इसमें वो मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है। ये एक पाउडर वाला मिश्रण है जो थोड़ा सा पानी मिलाकर बना होता है, या एक तरीके का ये पेस्ट होता है। दोस्तों कार्बन रॉड कैथोड का काम करती है एंड जिंक कंटेनर एनोड का काम करता है। अब दोस्तों ये तो पता ही होगा कि कैथोड क्या है, एनोड क्या है। कैथोड नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। सो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसमें किस किस का मिक्सचर होता है। सो इसमें मिक्सचर होता है दोस्तों कार्बन का और मैग्नीज डाइऑक्साइड पेस्ट का। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, ट्रिकल चार्जिंग ऑफ स्टोरेज बैटरी हेल्प टू। भंडारण बैटरी की रिसाव चार्ज डैश में मदद करती है। देखिए हमने एक पहले पढ़ा था बूस्ट चार्जिंग, ये है ट्रिकल चार्जिंग। दोस्तों बूस्ट चार्जिंग में हम लेस टाइम में बैटरी चार्ज कर रहे थे और ट्रिकल चार्जिंग में हम क्या करने वाले हैं? ट्रिकल चार्जिंग में हम बैटरी को स्मॉल करंट देते हैं या लो करंट देते हैं जिससे बैटरी आराम से या स्लोली चार्ज हो सके। ऐसा इसलिए किया जाता है दोस्तों कि मान लीजिए कोई भी एक बैटरी है, अब उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस तो होता ही है। अगर हम उस बैटरी को इस्तेमाल ना करें काफी टाइम तक तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से लॉसेस होंगे जिससे बैटरी आपकी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगी। अब इनकेस हमें इमरजेंसी में कभी बैटरी की जरूरत पड़ी तो उस समय हम इसका ज्यादा उपयोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि बैटरी ऑलरेडी डिस्चार्ज है। तो ट्रिकल चार्जिंग क्या करती है कि बैटरी को लगातार चार्ज करती रहती है और जो करंट हम यूज करते हैं वो काफी लो करंट हम यूज करते हैं ताकि बैटरी आराम से चार्ज हो और बैटरी पे कोई भी स्ट्रेस ना पड़े। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हम ट्रिकल चार्जिंग की मदद से बैटरी को फुली चार्ज रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर प्राइमरी सेल विद रिगार्ड टू सेकेंडरी सेल। द्वितीय सेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक सेल के लिए सही है? दोस्तों एक टेबल बनाया हुआ है इसका भी, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल के बीच के डिफरेंस में। प्राइमरी सेल को हम एक ही बार यूज कर सकते हैं और इसको बार बार यूज कर सकते हैं, यानी कि ये नॉन रिचार्जेबल है, इसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। इस केस में हम इसको रिचार्ज कर सकते हैं। इसकी इनिशियल कॉस्ट लो होती है लेकिन सेकेंडरी सेल की इनिशियल कॉस्ट हाई होती है। कॉस्ट पर यूज इसका ज्यादा होता है और इसका कम होता है। केमिकल रिएक्शन इसकी रिवर्सेबल होती है, इसकी रिवर्सेबल होती है। क्योंकि रिवर्सेबल इसलिए है क्योंकि ये रिचार्जेबल है। जो रिचार्जेबल सेल होते हैं उनकी केमिकल रिएक्शन रिवर्सेबल होती है। इस चीज को भी आप ध्यान में रखना। इसको बनाना थोड़ा आसान है एज कम्पेयर टू प्राइमरी सेल, थोड़ा मुश्किल होता है। ये लाइट वेट की होती है, हैवी वेट की होती है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस और इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी करता है, डिपेंड ऑन टेम्परेचर और इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल्फ डिस्चार्ज दोनों में होता है लेकिन सेकेंडरी सेल में आमतौर पर प्राइमरी सेल के मुकाबले कम होता है। मेंटेनेंस इसकी बहुत कम होती है और इसमें इलेक्ट्रोलाइट के लेवल को हमें चेक करना होता है क्योंकि अगर वो प्रॉपर्ली इलेक्ट्रोलाइट का लेवल नहीं हुआ तो बैटरी आपकी ठीक से ऑपरेट नहीं करेगी। तो प्राइमरी सेल की इनिशियल कॉस्ट कम होती है, ये इसका एडवांटेज है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन निकल कैडमियम सेल द इलेक्ट्रोलाइट इज मिक्सचर ऑफ। निकल कैडमियम सेल में विद्युत अपघट्य डैश का मिश्रण होता है। दोस्तों निकल कैडमियम सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है और ये किसकी श्रेणी में आता है? ये सेकेंडरी सेल की श्रेणी में आता है क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस रिवर्सिबल है। इसकी पॉजिटिव प्लेट बनी होती है निकल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड की और इसकी नेगेटिव प्लेट दोस्तों बनी होती है कैडमियम की। और इलेक्ट्रोलाइट इसमें जो यूज होता है दोस्तों, जो इसका तरल यूज होता है वो यूज होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या KOH इसको लिख सकते हैं। जो इसकी चार्ज डिस्चार्ज एफिशिएंसी होती है दोस्तों वो लगभग 70 से 85% तक होती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कैडमियम सेल के। और निकल कैडमियम सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर होता है वो दोस्तों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और डाइल्यूटेड या डिस्टिल्ड वाटर का होता है। डिस्टिल्ड वाटर को बोल सकते हैं हम डी आयोनाइज्ड वाटर। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी PGCIL में और भी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। एंड दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।